नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक बहुत अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन। हमारे पास जो जानकारी है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन असल में था क्या, क्यों शुरू हुआ और इसका असर क्या रहा। बिल्कुल। और देखिए, आजादी से पहले का राजस्थान कैसा था? करीब 22 रियासतें थी, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग थलग। जी। हर रियासत का अपना राजा, अपने नियम। आम जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार तो थे ही नहीं। ऊपर से भारी टैक्स थे, बेगार थी, मतलब बिना पैसों के काम करवाना। और कानून भी सख्त थे। हाँ, शासकों की पूरी मनमानी चलती थी। तो माहौल आप कह सकते हैं काफी घुटन भरा था। और इसी माहौल में जब देश भर में आजादी की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी के आंदोलनों से प्रेरणा मिल रही थी, जी जी। तब राजस्थान के लोगों ने भी अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। यहीं से हम कह सकते हैं प्रजामंडल आंदोलन की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझें कि ये प्रजामंडल आखिर थे क्या। ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं थी। अच्छा। ये रियासतों की अपनी जनता के ही संगठन थे। मतलब लोगों ने खुद बनाए थे। इनमें आम लोग थे, किसान थे, शिक्षक, वकील, नौजवान, सब तरह के लोग शामिल थे। यानी जमीनी स्तर के संगठन थे ये। बिल्कुल। और इनका जो मुख्य मकसद था वो था कि भाई ये जो राजाओं का निरंकुश शासन है, इसकी जगह एक जिम्मेदार सरकार आए, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक सुधार हो। तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, इसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू भी जुड़े थे। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे थे। तो ये आंदोलन फैला कैसे? मतलब कहाँ कहाँ इसकी शुरुआत हुई? क्या ये सब एक साथ हुआ? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, 1930 का जो दशक था उसके आखिर में ये लहर काफी तेज हुई। जैसे 1938 में उदयपुर यानी मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल बना। अच्छा, 1938 में। जी। और उसी साल 1938 में ही जयपुर में भी हरिभाऊ उपाध्याय और बालूराम शर्मा जैसे नेता थे, उन्होंने जयपुर प्रजामंडल शुरू किया। तो ये लगभग साथ साथ हुआ। तो मेवाड़ और जयपुर ये तो बड़ी रियासतें थीं। बाकी जगह क्या हुआ? हाँ, तो सिलसिला रुका नहीं। 1939 में जोधपुर मतलब मारवाड़ में जयनारायण व्यास जी और रामनारायण चौधरी जी सक्रिय हुए। उधर बीकानेर में छगनलाल भार्गव जी ने मोर्चा संभाला। और फिर थोड़ा बाद में 1946 में सिरोही में गोकुल भाई भट्ट जी का नाम सामने आता है। इनके अलावा कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर ऐसी कई और रियासतों में भी स्थानीय नेताओं ने अपने अपने संगठन खड़े किए। मतलब बेचैनी हर तरफ थी। तो क्या इन सभी की मांगे एक जैसी थीं या कुछ फर्क भी था? मतलब वो कौन से बड़े बदलाव थे जिनके लिए सब लोग लड़ रहे थे? मांगे काफी हद तक मिलती जुलती थीं, क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी थी ना। सबसे पहली और जरूरी चीज थी नागरिक अधिकार। जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी। ये बुनियादी हक थे। फिर दूसरी बड़ी मांग थी लोकतांत्रिक संस्थाओं की। मतलब ऐसी व्यवस्था हो जहां जनता की भी सुनी जाए, उनके चुने हुए लोग हों। और सामाजिक आर्थिक स्तर पर आपने बेगार और टैक्स का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो मुद्दे तो केंद्र में थे ही। बेगार प्रथा को खत्म करना, छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं उन्हें मिटाना, किसानों पर लगान का बोझ कम हो, और हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों। ये मांग भी जोर शोर से उठाई गई थी। मतलब ये एक तरह से पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग थी। बिल्कुल। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये मांगे तो क्रांतिकारी लगती हैं, पर इन्हें मनवाने के लिए तरीके क्या थे? जाहिर है रियासतें इतनी आसानी से तो मानी नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। रास्ता तो संघर्ष का ही था, लेकिन तरीका ज्यादातर मामलों में गांधी जी वाला था। सत्याग्रह, अहिंसक प्रदर्शन, जुलूस निकालना, सभाएं करना। अच्छा, अहिंसक तरीके से। कई बार लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, बेगार करने से इनकार कर दिया। अब इसका नतीजा क्या होता था? गिरफ्तारियां। बिल्कुल। नेताओं को गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। जैसे 1931 में मेवाड़ में बेगार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में। उसमें काफी दमन भी हुआ। और जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहे थे, जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका भी कुछ असर पड़ा इन पर? हाँ, बहुत गहरा असर पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो कई प्रजामंडल नेता अंडरग्राउंड हो गए, मतलब भूमिगत होकर काम करते रहे। इससे आंदोलन का जो जुड़ाव था राष्ट्रीय आंदोलन से, वो और मजबूत हो गया। दमन भी बढ़ा, पर संघर्ष चलता रहा। तो इतना लंबा संघर्ष चला, इतनी गिरफ्तारियां हुई, कुर्बानियां दी गईं, आखिर इसका नतीजा क्या निकला? हासिल क्या हुआ? देखिए, इसके नतीजे काफी दूर तक गए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आम जनता में एक राजनीतिक चेतना आई। लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होना सीखे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। हाँ,
और दबाव में आके कुछ रियासतों को थोड़े बहुत सुधार भी करने पड़े, कुछ प्रतिनिधि सभाएं बनानी पड़ी, भले ही उनके अधिकार सीमित थे। और आज के राजस्थान के बनने में इसकी क्या भूमिका रही? बहुत अहम भूमिका। इसने राजस्थान के एकीकरण की जमीन तैयार की, जो 1949 में जाकर पूरा हुआ। जब रियासतों की जनता एक आवाज में बोलने लगी तो विलय आसान हो गया। और सबसे जरूरी बात, इसने भविष्य के राजस्थान के लिए लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। ये सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं थी। सही कहा। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन सिर्फ राजाओं या अंग्रेजों के खिलाफ कोई राजनीतिक लहर भर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में आम आदमी की इज्जत, बराबरी और एक बेहतर जिंदगी की लड़ाई थी। इसने सदियों से चली आ रही जो एक निरंकुश व्यवस्था थी, उसको सीधी चुनौती दी। और इसने किसानों की, मजदूरों की, जो दबे कुचले लोग थे, उनकी आवाज को एक मंच दिया। ये दिखाया कि अगर लोग संगठित हो जाएं तो वो कितनी भी शक्तिशाली सत्ता के सामने अपनी बात रख सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि उस जमाने में जब जुगाजों के साधन इतने कम थे, फिर भी कैसे अलग अलग रियासतों में लोग एक साथ आए, एक साझा सपना देखा और उसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया। सही बात है। ये शायद दिखाता है कि बदलाव की इच्छा और एकजुटता किसी भी मुश्किल हालात में, किसी भी